जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय साइलेंसर में। दोस्तों, आज आप लोग को हम बताएंगे समास। आज आप लोग के सामने डिस्कस किया जाएगा समास। ठीक है। समास एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें 2-3 नंबर 1 नंबर पक्का पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि समास को बिना टेस्ट किए कोई एग्जाम निकल जाए। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस टॉपिक में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो काफी लोग नहीं बताते हैं, छोड़ देते हैं, और उसी को हम लेके आए हुए हैं। अब देखिए समास, पहले तो समास होता है क्या इसके बारे में जानेंगे। तो समास का परिभाषा अगर देखा जाए तो समास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नवीन या सार्थक शब्द मिलता है उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक नवीन या सार्थक शब्द जो मिलता है उसे क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। अब देखिए इसमें जैसे कि इसका एग्जाम्पल है देश के लिए भक्ति, तो कितने पद हैं, 1 2 3 4 मिलके क्या बन गया, देशभक्ति। तो 4 शब्दों को मिला के एक शब्द, एक नया शब्द बना, जिसे क्या बोलते हैं, देशभक्ति बोलते हैं। और ये सार्थक शब्द होना चाहिए, नवीन यूं सार्थक शब्द हो। सार्थक मीन्स क्या होगा, ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कुछ मीनिंग निकले। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी शब्द बना दें ब्रह्मांड में इसका कोई मीनिंग ना निकलता हो। इसलिए समास की परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से एक सार्थक और नवीन शब्द जो बनता है उसी को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तब 4 शब्दों को मिला के एक शब्द बना, तो ये क्या हो गया, देशभक्ति। देशभक्ति जो शब्द बना इसका कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसका कोई मीन्स होता है, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए एक समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये 4 शब्दों से मिलके एक शब्द मिलके बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसको छोटे में किया जा रहा है, संक्षेप में किया जा रहा है। इसलिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है। संक्षेपीकरण क्या, ये 4 पदों से मिलके एक पद बन गया, ये छोटा नहीं हो गया, तो इसीलिए समास को क्या, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण होता है। इसमें कितने पद होते हैं, इसमें 2 पद होते हैं। 2 पद होते हैं, पहला और दूसरा पद। पहले पद को क्या कहेंगे, पूर्व पद। देखिए क्या है, जैसे यह देशभक्त, तो देशभक्त में ये क्या है, ये आपका पहला पद है, ये पहला पद है। और हाँ, ये क्या है, आपका पहला पद है, ये क्या है, दूसरा पद है। तो पहले पद को क्या कहेंगे, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं, दूसरे वाले को उत्तर पद कहते हैं। ठीक। समास के कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। समास के कितने पद होते हैं, 2 पद हो गए। कौन कौन से, पूर्व पद, उत्तर पद। कोई भी समास होगा उसका पहला वाला पद को पूर्व पद कहेंगे, दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहेंगे। ओके। अब आता है समासिक शब्द। समासिक शब्द क्या होता है, समास के नियमों से निर्मित जो नया शब्द होता है, समास के नियमों से जो शब्द होता है, समास के नियमों से बना शब्द जो होता है उसे समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद भी कहीं कहीं दे देता है एग्जाम में कि आजकल एग्जाम में क्या होता है, डिफिनेशन बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बीपीएससी टीआरई 3 जो हुआ है और सारे एग्जाम है, उसमें क्या होता है, डिफिनेशन टाइप का दे देगा कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल है इसको आपको क्लिक करना है, आपको टिक करना है। तो इसलिए अब आपको इसका डिफिनेशन भी आपको लर्न होना चाहिए। जैसे समासिक शब्द दे दिया, क्या होता है, समस्त पद क्या होता है दे दिया, तो समस्त पद क्या होता है, समास के नियमों से बना हुआ जो शब्द होगा उसे समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। ठीक। जैसे देश के लिए भक्ति, तो के लिए भक्ति जो ये कारक था इसका लोप हो जाता है, तो देशभक्ति होता है। ठीक। देश के लिए भक्ति, ये कारक चिन्ह लोप हो गया, तो ये समास के शब्दों के ही माध्यम से, तो एक जो नियम था उस एक के नियम के तहत इसको हटाया जाता है, तो ये हो जाएगा समासिक शब्द। अब समास विग्रह क्या होता है, समासिक शब्द समस्त पद जो बना हुआ था, अब ये देश जो बना हुआ था उसको किस पदों में, जिस पदों से मिलके बना था उसको हटाना, उसका विग्रह करना ही समास विग्रह कहलाता है।
मतलब किन किन शब्दों से मिलके बना है, उन शब्दों को, उन पदों को क्लियर करना। ठीक, समास विग्रह कहलाएगा या व्यास, इसी को कहते हैं, समास विग्रह को व्यास भी कह देते हैं। ठीक, अब आता है समास के कितने भेद हैं। समास के भेद होते कितने हैं, टाइप, कितने टाइप के समास। समास 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से समास 6 टाइप के होते हैं। आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, दीर्घ समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। समास कितने टाइप के हो गए, 6 टाइप के समास के। अब पूछ लेते, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा समास के भेद कितने होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। और समास के भेदों पूछ लेगा इसमें से कौन सा समास नहीं है, तो समास 6 होते हैं, इन 6 को आप जान लीजिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब कभी कभी क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। जैसे अभी आप लोग को हम बताए हैं, ये है पूर्व पद, ये है उत्तर पद। तो बहुत सारे एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि समास का कौन सा पद प्रधान है, या किसका पहला पद प्रधान है, किसका दूसरा पद प्रधान है। तो अव्ययी भाव जो समास है, इसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक, ये अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा मतलब उत्तर पद। कर्मधारय में क्या होगा, कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होगा। उसके बाद आपका द्विगु समास आएगा, द्विगु समास का भी दूसरा पद प्रधान होगा। उसके बाद आ जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे द्वंद्व समास का एक एग्जांपल ले ले, माता पिता। तो माता पिता अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं द्वंद्व समास, तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। कैसे, क्योंकि देखिए ना, माता को कम कहा जा सकता है ना पिता को, दोनों की बहुत अहम रोल होती है किसी की बच्चे की लाइफ में। तो इसलिए दोनों पद प्रधान। पाप पुण्य एग्जाम्पल हो जाता है, तो अगर अच्छा काम करते हैं तो पुण्य मिल जाता है, और गलत काम करते हैं तो पुण्य मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, प्रधानता दोनों की होती है। ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। बात करें बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में किसी का भी, बहुब्रीहि समास में किसी की प्रधानता नहीं होती, ये किसी तीसरे का इंपॉर्टेंस आ जाता है। ठीक, जैसे दशानन, तो दशानन बहुब्रीहि समास है। इसमें दशानन जो पहला पद है, दूसरा पद है, दशानन अगर हम लिखते हैं ऐसे लिखेंगे। चलिए, दशानन जो है, इसमें पहला पद आपका ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तो दशानन अर्थात रावण की बात की जा रही है। तो अर्थात जो मतलब आ गया कि तीसरा पद रावण की बात हो रही है, तो ना इसमें इस पद की प्रधानता है, ना उस पद की, दूसरे वाले पद की प्रधानता है। इसलिए बहुब्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। अब देखिए पहले पद की प्रधानता, पहले पद की प्रधानता कौन हो गया, अव्ययी भाव समास। दूसरे पद की तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, और दोनों की जो होती है द्वंद्व, और किसी की भी नहीं होती बहुब्रीहि। ऐसे लर्न किया जाए, पहले वाले का अव्ययी भाव समास, और कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, ये तीनों का दूसरा वाला पद प्रधान, और द्वंद्व में दोनों का, और बहुब्रीहि में किसी का भी नहीं। ठीक, अब आते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का डिफिनेशन क्या होगा। अव्ययी भाव समास का डिफिनेशन होगा आपका, जिसका पहला पद अपव्यय हो, ठीक, और पहला पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास। अब अपव्यय क्या होता है, अपव्यय ऐसा होगा जिसमें चेंजिंग ना हो, जिसमें चेंजिंग ना हो जाए। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, तो प्रति आपको इसमें कहीं कुछ चेंजिंग नहीं किया जा सकता, यथा। और इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, इसके पहले पद में आपको प्रति मिल जाएगा, यथा मिल जाएगा, या मिल जाएगा, अनु मिल जाएगा, भर मिल जाएगा, वे मिल जाएगा, यावत, हर, नी। ये सब शब्द आपको अगर कहीं पर भी किसी वर्ड में देखने को मिल जाते हैं, और आपसे समास पूछा जाता है कि कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास। क्यों, कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। ये अगर वर्ड आपको मिल गया, कहीं पर दिख गया, तो आपको सीधा लगा देना अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन कौन सा, प्रति, यथा, आ, अनु, भर, वे, यावत, हर, नी। ये शब्द अगर कहीं दिख गए, आपसे समास पूछा गया, तो हो गए कितने, यावत, अव्ययी भाव समास। देखिए जैसे प्रति प्लस दिन, इसका पहला पद क्या हो गया, पहला पद हो गया आपका प्रति, उत्तर पद क्या हो गया, दिन, तो प्रतिदिन। यथाक्रम,
यथाक्रम, ये पहला पद ये उत्तर पद, दोनों मिलके क्या हो गए, दोनों मिलके हो गए यथाक्रम। तो आमरण क्या हो गया, आमरण हो गया, तो आमरण हो गया। अब देखिए पहला पद क्या, अपव्यय नहीं है, अपव्यय है ये सब, पहला पद क्या है, अपव्यय है, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, और यही इसी की प्रधानता होती है, इसी वजह से क्या होगा, अव्ययीभाव समास हो गया। अब ये एग्जाम्पल हम लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर रिपीटिशन होते रहते हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई एग्जाम देंगे इसमें से एक दो तो मिल ही जाएगा अगर अव्ययीभाव से पूछा जा रहा है। जैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सिंपल वाले थे जिसको लोग अक्सर जानते हैं उसको हम नहीं लिए, कुछ ऐसा लिए जो थोड़ा लोग गलती कर देते हैं। जैसे प्रत्यंग अव्ययीभाव समास है, निधड़क, रातों रात, हाँ रातों रात, हाथों हाथ, ये जो है अगर कहीं सेम चीज का रिपीटेशन हो रहा है जैसे धीरे धीरे, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, अव्ययीभाव समास में चला जाता है। रातों रात हो गया, चक्रपाणी दर्शार्थ, प्रत्युपकार, ठीक, ये क्या है, सरासर, धीरे धीरे, हाथों हाथ, निर्विवाद, यथार्थ, दर हकीकत, कहीं कहीं अगर दर भी आपको कहीं मिल जाता है, पहले ला मिल जाता है, तभी ये किस में आ जाएगा, अव्ययीभाव समास में आ जाएगा। बेकाम, समझ, अत्युत्तम, निर्भय, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है, इसका पहला पद जो होता है, अभी आपको हम पूर्व पद उत्तर पद बताए हैं, तो पूर्व पद इसका जो होगा ये क्या होगा, संख्यावाचक होगा, किसी संख्या को दिखाएगा। जैसे तिरंगा ले लेते हैं, तिरंगा, तिरंगा मान लेते हैं, तो 3 कलर होते हैं इसमें, इसलिए इसको तिरंगा कहा जाता है, ठीक है। त्रिफला ले लेते हैं, तो देखिए क्या है, संख्या नहीं बता रहा है, यहाँ देखिए पूर्व पद क्या है, तिरंगा, त्रिफला। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक होगा, इसका पूर्व पद हमेशा आपको किसी संख्या को बताएगा, तो आप बताएंगे, हो जाएगा क्या, द्विगु समास। यह चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा जिसकी हो, चतुर्युग है यानी 4 युगों का समूह जो होता है चतुर्युग हो गया। चौलड़ी, 4 लड़ी, चौकड़ी है तो 4 कड़ी जिसमें होंगी उसे चौकड़ी बोलेंगे। दो लड़ा, दो लड़ियों का समूह, तो इसमें देखिए हमेशा एक तरफा, क्या है ये, एक तरफा है, तो एक तरफा है, आपको मिल गया क्या, एक मिल गया, एक संख्या का काम कर रहा है, तो क्या हो गया, द्विगु समास होगा। इकलौता, इकलौता मीन्स अकेले की बात हो रही है, तो अकेले की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। यानी कहने का मतलब है अगर द्विगु समास है तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होगा, ठीक है। पहला पद क्या होगा, अगर कहीं भी संख्या आपको दिख गई और आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास है तो आप द्विगु समास लगाएंगे, ठीक है। बहुब्रीहि समास, अब बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास अभी हम बताए हैं कि किसी की प्रधानता नहीं होती है, इसमें हमेशा किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर किसे कहते हैं, लंबा है उदर, यानी जिसका पेट लंबा हो उसे क्या बोलते हैं, लंबोदर। किसका पेट लंबा होता है, भगवान गणेश का, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास, मतलब जो शब्द लिखा होगा इससे हट के किसी तीसरे की ओर जाना पड़ेगा हमको, तो किसी तीसरे की ओर जाने की वजह से बहुब्रीहि समास में यही बताया जाता है कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, जो तीसरे की ओर संकेत करे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लंबोदर। उसके बाद पीताम्बर पे आ जाते हैं। पीताम्बर, पीला, जो जिसका वस्त्र क्या हो, पीला हो, पीला वस्त्र जो धारण करता है उसे पीताम्बर, तो पीला कौन करता है, भगवान विष्णु। उसके बाद नागपति, ये नागपति है, तो इसमें ना नाग की कोई प्रधानता ना पति की कोई प्रधानता है, ये सीधा हो जाता है इंद्र भगवान से, तो ये नाग के जो पति थे उनको क्या, ये हो जाते हैं इंद्र जी। उसके बाद शचीपति, ये शचीपति भी इंद्र का है। श्रेयस, श्रेयस क्या है, ये भगवान विष्णु के लिए है। नीरज, नीरज के मीन्स क्या होता है, जो पानी से जन्म लेता है, ठीक है, उसे नीरज हो गए। पंकज, पंकज कमल का पर्यायवाची है, तो इसको पंकज से ले आते हैं, पंकज के जो पंख, पंकज, पंख मतलब कीचड़, जय मीन्स जल, ठीक है, तो जो कीचड़ों में जन्म लेता है उसे पंकज कहते हैं, अर्थात कमल। निगोड़ा, जिसके पैर ना हो, ठीक। सिरफिरा, जिसका सिर ही फिर गया हो, यानी सनकी, ठीक, तो सनकी को सिरफिरा कहेंगे। ये सब बहुब्रीहि समास में आएंगे।
और देखिए वज्रपाणी भी बहुवरी है। वज्रपाणी यानी जो वज्र को धारण करता है, जिसके हाथ में वज्र हो, तो किसको बोला जाता है? इंद्र भगवान को। निर्जन, ठीक, विहंगाओ, प्रज्ञाचक्षु, दुर्मुख, सिंहावलोकन, प्राप्तोदक, ये सब आपके किस में आएंगे? बहुवरी समास। ये देखिए बहुत लोग निर्जन नहीं जान पाएंगे, विहंगाओ, प्रज्ञाचक्षु, सिंहावलोकन, दुमुहा तो जाने जाएंगे जिसके दो मुंह वाला सांप होता है, और प्राप्तोदक, ये सब ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोग गलतियां करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास की डिफिनेशन है, इसका पहला पद विशेषण होगा, ठीक है, दूसरा पद विशेष होगा। विशेषण में क्या होता है? एडजेक्टिव इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसका पहला पद विशेषण यानी कि ये विशेषता बताएगा। जैसे नीलकंठ है, तो नीलकंठ किससे मिलकर बना है? नील प्लस कंठ, नील मतलब नीला, तो जिसका नीला कंठ हो उसे क्या बोलेंगे? नीलकंठ। तो ये पहला पद विशेषण ही बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है। तो इसी वजह से इसका पूर्व क्या, कर्मधारय का पहला पद क्या होता है? कर्मधारय का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष। तो ये कंठ, ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया, तो इसीलिए इसको कहा जाए कर्मधारय समास। इसको बहुव्रीहि समास भी कंसीडर ऑप्शन में अगर मिल जाता है, दोनों में से कोई मिल जाएगा, आप लगाएंगे, क्योंकि नीलकंठ, नीला कंठ है भगवान शिव का, इसलिए इसको बहुव्रीहि में भी कंसीडर किया जाता है, और कर्मधारय में जो ऑप्शन मिल जाएगा उसी में आप लगा देंगे। ठीक। महादेव, तो महादेव भी देखिए पहला पद क्या है? महा, दूसरा पद देव, तो पहला महा जो है ये विशेषण का काम कर रहा है, और देव विशेष, तो देव में जो सबसे महान है उसे महादेव कहते हैं। ठीक। और परमेश्वर, परमेश्वर भी किससे मिलकर बना है? परम प्लस ईश्वर, तो इसका पहला पद आपकी देखिए विशेषण है, ईश्वर है, यानी कि ईश्वरों में जो परम है उसे परमेश्वर कहेंगे। ठीक, आपका आ जाता है ये। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। गुरुदेव में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। प्रिय सखा में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कृताकृत में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। सद्भावना में कौन सा समास है? सद्भावना भी कर्मधारय समास है। सज्जन में कर्मधारय है। भुजदंड में भी कर्मधारय है। परमानंद में भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। क्रोधाग्नि में कर्मधारय समास। ओके, उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अभी आप लोग को हम बताए हैं। जैसे एग्जांपल भाई बहन, तो भाई बहन अपनी जगह दोनों की इंपॉर्टेंस होती है, किसी को हम कम नहीं कह सकते। माता पिता है, माता पिता भी किसी भी बच्चे की लाइफ में क्या होता है? दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए एक, और इसको पहचानने के लिए क्या होता है? इसमें देखिए अक्सर आपको क्या मिलेगा? और मिल जाता है। ठीक है, अगर कहीं द्वंद्व समास है, इसका हम समास विग्रह करते हैं तो आपको और शब्द मिल सकता है, अथवा मिल सकता है, या मिल सकता है, यो मिल सकता है, और ये चिन्ह है, इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। अगर कहीं ये मिल गया तो आपको द्वंद्व समास है। और एक चीज मिल सकता है, ये शब्द जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट आपको दिखेंगे, एक दूसरे के विलोम दिखेंगे, एक दूसरे को विलोम अगर कहीं दिख जाते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। ठीक है, द्वंद्व समास की क्या पहचान है? और हो सकता है, अथवा हो सकता है, या हो सकता है, यो हो सकता है, योजक चिन्ह, ये वाला सिंबल आपको मिल सकता है। जैसे देखिए भाई बहन में मिला है, माता पिता में मिला है, ये आपको अगर कहीं दिख जाता है। या फिर विलोम वर्ड, देखिए भाई और बहन एक दूसरे के अपोजिट है ना, माता पिता एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये अपोजिट वाला सेंटेंस अगर आपको मिल जाता है कहीं पर, अपोजिट वाले दो शब्द अगर आपस में मिल जाते हैं, आपसे पूछा जाए इसमें समास कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे द्वंद्व समास। ओके, अब देखिए द्वंद्व समास तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, इतरेतर समास, इतरेतर समास, समाहार समास, वैकल्पिक समास। अब इतरेतर में जैसे क्या आएगा? इतरेतर में आपको मिलेगा और, अथवा, अथवा, और, तथा, और, तथा, तथा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? जब आप समास विग्रह करेंगे तो और, तथा, तथा मिलेगा देखने को। जैसे क्या है? अन्य जल है ना, ये अन्य जल है, जो इसका हम समास विग्रह करते हैं तो अन्य और जल हो जाता है। देश विदेश, देखिए योजक चिन्ह लगा है, इससे क्या मिल जाता है? इससे ये मिल जाएगा आपको, ये द्वंद्व समास है। ठीक, बहुत सारे कंपटीशन में लोग ऐसे ही पहचानते हैं। तो देश और विदेश ये है, और इसका हम अगर समास विग्रह करते हैं तो देश और विदेश। ठीक, 25 है,
25 इसमें 5 और 20 तो इतरेतर द्वंद्व में आ गया। उसके बाद आता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, इसी के समान शब्द मिलेगा और इसी के समान और आशा कर सकते हैं। भला और बुरा है, तो भला क्या है, भला बुरा लगा था, ये देखिए आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है, इससे आप पहचान जाएंगे। अपोजिट भी दिख रहा है कि भला और बुरा, ऊंच नीच, काम काज, ये अपोजिट में चला जाता है। और भला बुरा है तो क्या है, भला बुरा इसी के समान दिखता है, इसीलिए समाहार कहा जाएगा। ऊंच नीच आदि लग जाए, और संदेश हो सकते हैं। काम काज है, काम काज आ गया, ठीक है। उस वैकल्पिक में आ जाएंगे। वैकल्पिक मतलब जानते हैं कि जिसका विकल्प हो, ऑप्शन हो, जैसे कर्तव्य कर्तव्य, यानी कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। इसमें क्या होगा, वैकल्पिक, अगर आप वैकल्पिक द्वंद्व समास का समास विग्रह करते हैं तो आपको अथवा या शब्द देखने को मिल सकता है। जैसे कर्तव्य कर्तव्य है, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, ठीक। ये अपोजिट भी जा सके, ये थोड़ा या बहुत, तो थोड़ा बहुत है तो थोड़ा या बहुत, घट बढ़ तो घट या बढ़, ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। दोस्तों इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका बाद वाला पद प्रधान हो, ठीक है, बाद वाला पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका समास विग्रह, इसका समास करते समय इसके जो कारक वाले पार्ट होते हैं उनका लोप हो जाता है, वो हिडन हो जाते हैं, इसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। इसके कारक के विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तत्पुरुष समास के भी 6 पार्ट है। कौन कौन से, देखिए इसका विभक्ति जो है, एक कर्म विभक्ति, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इसके आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। जैसे कर्म में क्या होगा, को विभक्ति का लोप होगा। जैसे गिरहकट, गिरहकट क्या है, गिरह को काटने वाला, इसे क्या बोलेंगे, गिरहकट बोलेंगे, गिरह को काटने वाला, ठीक। ये किसका हो गया, ये हो गया कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष समास का। और इसका दुखद, दुख को देने वाला, दुख को देने वाला, ठीक है, दुख को देने वाला। अब देखिए, अब जब इसका समास बनाते हैं, गिरह को काटने वाला, तो गिरहकट हो जाता है। इसमें जो को विभक्ति है ये क्या हो जाता है, काटने वाला जो होता है, ये सब विभक्ति गायब हो जाते हैं। दुख को देने वाला, तो ये सब विभक्ति गायब हो जाएगी, केवल दुखद लिखा जाएगा। और उसके बाद आता है आपका कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष से द्वारा, यानी कि एक साधन जो बनता है, जिसके माध्यम से कोई काम होता है, उसे क्या कहेंगे, कर्ण तत्पुरुष समास। जैसे है बिहारी रचित, तो इसका समास विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा, बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित हो जाएगा, ठीक है। अश्रुपूर्ण, आंसुओं से पूर्ण, यानी आंसुओं से भरा हुआ, ठीक, अश्रु से पूर्ण। कौन सा समास हो गया इसमें, कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। संप्रदान, के लिए, यानी कि किसी के लिए कुछ जब लाया जाता है, के लिए इसमें कारक है, संप्रदान का कारक क्या है, के लिए है। तो जैसे इसका एग्जांपल मार्ग व्यय, तो इसका अगर हम संविच्छेद करते हैं तो मार्ग के लिए व्यय हो जाएगा, मार्ग के लिए। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं सेंटर पे, तो आपको खर्चा मिलता है ना, तो आपको रास्ते में जो खर्चे दिए जाते हैं, तो मार्ग में खर्च होने के लिए जो पैसा मिलता है, तो उसे क्या बोलेंगे, मार्ग व्यय बोलेंगे। तो मार्ग के लिए जो व्यय है उसे क्या बोलेंगे, मार्ग के लिए व्यय, उसे एक शब्द में मार्ग व्यय हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि ये कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे तत्पुरुष समास है। अगर ये पूछ ले तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तब बताएंगे संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक। अगर ये पूछ लिया जाए संप्रदान तत्पुरुष समास में किस कारक विभक्ति का लोप होता है, तो के लिए कारक विभक्ति का लोप होता है। जैसे आवेदन पत्र, एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम को पहले आवेदन होता है ना, तो आवेदन पत्र यानी आवेदन के लिए पत्र, आवेदन के लिए क्या होगा, पत्र होगा, आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र में कौन सा कारक विभक्ति का लोप होगा, अगर आवेदन के लिए पत्र है तो आवेदन पत्र होता है, ये के लिए कारक विभक्ति जो है इसी का लोप होगा तो आवेदन पत्र हो जाएगा। और ये आएगा संप्रदान तत्पुरुष समास में। अपादान आता है,
अपादान भी से है, लेकिन यहाँ भी से आ रहा था तो ये साधन का काम करता था। अपादान में क्या होता है, अपादान में अलगाव को दिखाया जाता है, तुलना दिखाया जाता है, ठीक है, तुलना दिखाया जाएगा और अलगाव दिखाया जाएगा। तो जैसे देश निकाला, देश निकाला यानी कि देश से निकाला, तो देश से निकाला ये दूर नहीं जा रहा है, देश से अलग नहीं किया जा रहा है, इसको किया जा रहा है। तो इसीलिए अपादान में क्या हमको सेंस लगे मिलेगा कि ये निकालने का, दूर करने की बात किया जाएगा। अपादान देश से निकाला गया। कर्मागत क्रम से आगत, क्रम से आगत, तो ये से आपका क्या आ रहा है, अपादान में आएगा। कर्मागत कर्म से आगत, कर्म से आगत, ओके। उसके बाद फिर आ जाता है आपका संबंध। संबंध का कैकी रारेरी चलता है, तो संबंध से गंगा जल है तो गंगा का जल बोला जाएगा, का कैकी आ जाएगा इसका, गंगा का जल। ये संबंध बता रहा किसका जल है, गंगा का जल है, ठीक है। कौन सा जल है, गंगा का जल हो गया। दीनानाथ, तो दीनों के नाथ, दीनों मतलब गरीबों के जो नाथ है उन्हें क्या बोलते हैं, दीनोनाथ, तो हो जाएगा दीनों के नाथ, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण में क्या है, नगरवास। इसमें में और पर तत्पुरुष कारक जो होता है ये मिलता है आपको। जैसे नगर में वास, अगर पूछा जाए नगर में वास में समास बनाइए तो नगरवास हो जाएगा। अब पूछा जाए इसमें कौन सा तत्पुरुष है तो अधिकरण है, अधिकरण में कौन सा है तो अधिकरण तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में कौन सा है, अधिकरण है। फिर आता आप बीती, तो आप बीती आप पर बीती, इसका संधिविच्छेद होगा, संधिविच्छेद में समास विग्रह होगा, आप पर बीती, आप पर बीती, ओके। ये रहा समास, ठीक। ये सब आप देखते रहिए और जो अभी नए हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करिए इसको। थैंक यू।